ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं सेंसरी फोटोबायोलॉजी। जैसे प्लांट होते हैं, लाइट की क्वालिटी भी रिक्वायर होती है। 1 to 2% तो सेंसरी सिस्टम में चला जाता है। 2 से 5% लाइट फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है। इटियोलेशन का मतलब होता है जो इनिशियल ग्रोथ फेज होती है प्लांट की इन डार्क और लो लाइट कंडीशन में। यानी कि जब डार्क और लो लाइट कंडीशन होती है उस केस में जो इनिशियल ग्रोथ फेज होती है प्लांट की, जिसमें रूट जो है वो पार्शली डेवलप्ड होते हैं, स्टेम एकदम लंबी होती है, थिन होती है, फ्रेजाइल होती है, लीफ और क्लोरोप्लास्ट भी पुअरली डेवलप्ड होते हैं। अगर हम इटियोलेटेड प्लांट को नॉर्मल कंडीशन में ले आएँ तो इसके स्टेम, रूट और लीफ वेल डेवलप्ड हो जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट भी मोर डेवलप्ड हो जाएगा, रूट जो है वो भी ज़्यादा डेवलप्ड हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम डिटियोलेशन बोलते हैं। सेंसरी फोटोबायोलॉजी में जस्ट अ क्वालिटी ऑफ लाइट इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट पे जो बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है वो इंड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट पे। सीड जर्मिनेशन, क्लोरोफिल डेवलपमेंट, इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग मूवमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन, है ना, फ्लावरिंग मूवमेंट हो गया, क्लोरोफिल डेवलपमेंट हो गया, सेल्यूलर ऑर्गेनल सेनेसेंस और डेथ, ये सब इंड्यूस होने लग जाते हैं एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट पे। ये लीफ ब्लेड होता है, दिस इज़ द पेटियोल, यहाँ पे ये ऑक्सिलरी बर्ड होती है एंड पल्विनियस सेल जो होती है यहाँ पे, इसके पास मोटर एक्टिविटी होती है। सो लीफ जो होता है इट इज़ द अल्टीमेट साइट ऑफ सिग्नल डिटेक्शन की, लीफ इज़ द अल्टीमेट साइट। जैसे आप देखते हो सर्दियों के टाइम में जब ठंड होती है तो लाइट की इंटेंसिटी कम होती है। सो प्लांट इंड्यूस मूवमेंट ऑफ लीफ, वो सनलाइट के टूवर्ड ऐसे मूवमेंट हो जाता है सनलाइट के टूवर्ड। सो फोटोसिंथेटिक रेट रिस्पॉन्स हाई रहता है, इसको हम एक्यूमुलेशन रिस्पॉन्स बोलते हैं। लेकिन समर के टाइम में जब लाइट बहुत ज़्यादा होती है तो ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करती है और एब्जॉर्ब कम होती है ताकि डैमेज के चांसेस कम हों। इसी हिसाब से लाइट का मूवमेंट के हिसाब से लाइट के मूवमेंट के हिसाब से प्लांट का मूवमेंट होता है, इसमें वो अवॉइड करती है लाइट को, तो ये होता है अवॉइडेंस रिस्पॉन्स। एंड जो मूवमेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू सनलाइट, हीलियोट्रोपिज्म बोलते हैं। शो बेंड इन रिस्पॉन्स, लीफ जो है इनको सोलर ट्रैकिंग लीफ बोलते हैं। जैसे दिसंबर के टाइम पे वो टुवर्ड द लाइट हो जाएंगी एंड जून समर में वो जो है अवे हो जाएंगी, अवॉइड करेंगी। ये होता है अवॉइडेंस रिस्पॉन्स। जैसे ये डे में हम देखेंगे लीफ जो है वो कम्प्लीटली ओपन है, प्रोटोनास्टी बोलते हैं। नाइट के टाइम पे लीफ जो है निक्टिनास्टी ऐसे हो जाती है। सो इन सम प्लांट स्पीसीज ओपनिंग और क्लोजिंग जो होता है फ्लावर का वो भी कंट्रोल लाइट से होता है, फोटोक्लास्टिक फ्लावर बोलते हैं। कुछ में सीड जर्मिनेशन भी लाइट से कंट्रोल होता है, फोटोब्लास्टिक सीड। प्लांट के पास कुछ स्पेशल टाइप के रिसेप्टर होते हैं जो स्पेसिफिक वेवलेंथ जो होती है लाइट को उसको डिटेक्ट करते हैं एंड रेगुलेट करते हैं फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। इनको हम फोटो रिसेप्टर बोलते हैं एंड इनके रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं फोटो रिस्पॉन्स। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, फोटो रिसेप्टर, एंड इनके रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं, फोटो रिस्पॉन्स बोलते हैं। अब जो ये फोटो रिसेप्टर होते हैं ना हमारे पास, ये दो टाइप के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं रेड लाइट फोटो रिसेप्टर एंड एक हमारे पास होता है ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर। जो रेड लाइट फोटो रिसेप्टर होता है इसमें हम फाइटोक्रोम पढ़ते हैं एंड ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर में हम क्रिप्टोक्रोम, फोटोट्रोपिन एंड जियाजेंथिन पढ़ते हैं। सो फाइटोक्रोम में जब हम बात करते हैं, फाइटोक्रोम में क्या होता है, ये एक सियान ब्लू पिगमेंट होता है। मॉलिक्यूलर वेट इसका 125 किलो डाल्टन होता है। एब्जॉर्ब करता है रेड और फार रेड लाइट को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, बट ऑल्सो एब्जॉर्ब ब्लू एंड यूवीए लाइट को भी एब्जॉर्ब करता है। पहला टाइम ये लेट्यूस सीड जर्मिनेशन में डिस्कवर हुआ था। सियान ब्लू पिगमेंट होता है। लेट्यूस सीड ने जैसे ही रेड लाइट को एब्जॉर्ब किया तो 100% सीड जर्मिनेशन होता है। जैसे फार रेड लाइट को करता है तो 0% होता है। इसी तरीके से अगर एंड में आपको फार रेड दिख रहा है तो 0% होगा और एंड में कहीं भी आपको रेड दिख रहा है तो 100% होगा। यूवी ए बी सी अच्छा बुरा का आंसर ये हम देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। यूवी ए ठीक होता है, अच्छा होता है, बी बुरा।
एंड यूवीसी जो होता है वो कैंसर कॉज करता है। ऐसे इसका एनर्जी बढ़ता है एंड वेवलेंथ जो है वो कम होता है। रेड की अगर हम बात करें, इनिशियल 100% जर्मिनेशन होता है। रेड लाइट इज़ द फाइनल इंड्यूसर ऑफ जर्मिनेशन, एज रेड जो होता है वो फार रेड को रिवर्स कर देता है एंड फार रेड को रिवर्स कर देता है। इसको फोटो रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को रिवर्स कर देते हैं। शो इंटर कन्वर्टेबल इफेक्ट एंड एंटागोनिस्टिक इफेक्ट होता है अपॉन सीड जर्मिनेशन रेड और फार रेड लाइट का। अभी हम फाइटोक्रोम पढ़ रहे हैं। सो रेड लाइट जो होता है वो फेवर करता है सीड जर्मिनेशन को, फार रेड लाइट इनहिबिट करता है सीड जर्मिनेशन को। जो ये फाइटोक्रोम होता है पीआर, फाइटोक्रोम ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। पीएफआर जो होता है इसके पास टेंडेंसी होती है फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करने की। तो पीआर फाइटोक्रोम रेड लाइट को अब्जॉर्ब करके पीएफआर एक्टिव फॉर्म में आ जाता है एंड फोटो रेस्पॉन्स जनरेट करता है। पीएफआर एक्टिव फॉर्म होती है जो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके आती है। सो ये फोटो रिवर्सिबिलिटी होता है, इज जनरली एक्टिव फॉर्म, दैट इज रेड लाइट जो होती है वो सीड जर्मिनेशन कराती है। 100% इंटर कन्वर्जन होता है बिटवीन पीआर एंड पीएफआर फॉर्म 100% नहीं पॉसिबल होते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग कंटिन्यूस रेड एंड फार रेड लाइट फाइटोक्रोम सैचुरेट हो जाते हैं एंड उस पीरियड को हम फोटो स्टेशनरी पीरियड बोलते हैं। फाइटोक्रोम की बायोसिंथेसिस, ये होलो प्रोटीन होता है। लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट एक इसके पास होता है एंड एक प्रोटीनेशियस पार्ट होता है। लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट को हम क्रोमोफोर बोलते हैं एंड प्रोटीनेशियस पार्ट होता है एपोप्रोटीन। एपोप्रोटीन जो होता है ये न्यूक्लियर जीनोम में इसका जीन होता है एपोप्रोटीन का जीन। आरएनए पॉल 2 इसको करेगा, एमआरएनए बनेगा एंड इसका ट्रांसलेशन होगा एटीएस राइबोसोम से, एपोप्रोटीन बन जाएगा 125 किलो डाल्टन का एंड फिर ये होमोडाइमर बना लेता है एपोप्रोटीन एंड ये क्या बन जाता है होमोडाइमर, जो कि अभी इनएक्टिव होता है। एपोप्रोटीन बन गया। उसके बाद प्लास्टिड में क्या होता है, हीम ऑक्सीडाइज हुआ, बिलिरुबिन बना, बिलिवर्डिन बना। उसके बाद क्रोमोफोर बनता है, फाइटोक्रोमोबिलिन इसको बोलते हैं, क्रोमोफोर फाइटोक्रोमोबिलिन। फाइटोक्रोमोबिलिन जो होता है ये एपोप्रोटीन के साथ असेंबल हो जाता है फाइटोक्रोमोबिलिन। ये एपोप्रोटीन का होमोडाइमर है, ठीक है। दिस इज द एपोप्रोटीन होमोडाइमर एंड ये फाइटोक्रोमोबिलिन इसके साथ एसोसिएट हो जाता है। अभी ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, पीआर फॉर्म में है, ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में है। इसके पास ये HKRD डोमेन होता है, देन PRD डोमेन। यहाँ पे इसके पास पास होता है GAF एंड PHY, ऐसे ही पास GF एंड PHY। तो ये जो HKRD डोमेन होता है हिस्टिडीन काइनेज रिलेटेड डोमेन, ये मास्टर रेगुलेटर होता है। जो GF होता है गामा एसोसिएटेड फैक्टर, GF से ही ये जो हमारा फाइटोक्रोमोबिलिन जो प्लास्टिड में बना है ये इसी से GF से बाइंड होता है, एपोप्रोटीन के GF डोमेन से बाइंड होता है जो फाइटोक्रोमोबिलिन होता है। सो जो फाइटोक्रोमोबिलिन दो जगह ये हुआ है, इनके बीच में सिस डबल बॉन्ड होता है C14 एंड C15 कार्बन के बीच में। जब देखो रेड लाइट आती है, रेड लाइट आई, रेड लाइट एब्जॉर्ब करने पे ये इस फॉर्म में आ जाता है PFR, जो कि एक्टिव फॉर्म होती है। फाइटोक्रोमोबिलिन इस पे यहाँ पे अटैच हो जाता है। जो इसका कार्बन नंबर होता है 14 और 15 आइसोमेराइजेशन हो जाता है एंड इसका सिस बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है ट्रांस डबल बॉन्ड में। तो इसमें कन्फर्मेशनल चेंज आता है एंड ये रेडी हो जाता है न्यूक्लियस में एंटर करने के लिए। सो ये जो PFR फॉर्म होती है ये एक्टिव फॉर्म होती है जिसमें सिस बॉन्ड इसका ट्रांस बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ये इनएक्टिव फॉर्म होती है इसकी, ठीक है। एपोप्रोटीन से फाइटोक्रोमोबिलिन अटैच्ड है बट ये अभी भी इनएक्टिव फॉर्म ही होती है। जब ये फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है तब ये एक्टिव हो जाता है, PFR फॉर्म में आ जाता है एक्टिव फॉर्म में एंड वो न्यूक्लियस में एंटर होने के लिए रेडी रहता है। फाइटोक्रोम की सिग्नलिंग अगर हम देखें तो डे के टाइम में PR जो है वो इनएक्टिव होता है एंड PFR एक्टिव फॉर्म होती है। नाइट में भी PFR एक्टिव होता है और वो PR में कन्वर्ट हो जाता है इनएक्टिव साइटोसॉल में। देखो डे के टाइम में क्या होता है, पहले हम देख लेते हैं नाइट के टाइम पे क्या है। अगर नाइट है
तो ये एक PIF होता है यहाँ पे। PIF जो होता है ये क्या करता है, पॉजिटिवली रेगुलेट करता है स्कॉटोमॉर्फोजेनेटिक जीन को, PIF। सो जो दिन के टाइम में जैसे हमारा PR होता है, ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा रेड लाइट, PFR एक्टिव फॉर्म में आ गया, PFR जाता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में जाते ही ये PIF को डिग्रेड कर देता है। जैसे ही PIF डिग्रेड हुआ तो हमारे जो स्कॉटोमॉर्फोजेनेटिक जीन है वो ऑफ हो जाते हैं, और PIF पॉजिटिव रेगुलेटर होता है स्कॉटोमॉर्फोजेनेटिक जीन का, जो नाइट टाइम के जीन होते हैं, नाइट स्पेसिफिक जीन। बट PFR इसको डिग्रेड कर देता है PIF को, तो नाइट के जीन जो है वो बंद हो जाते हैं। और PFR ड्यूरिंग डे जो है, PFR जो होता है ये इनहिबिट कर देता है स्कॉटोमॉर्फोजेनेटिक जीन, जो नाइट स्पेसिफिक जीन होते हैं, इसलिए। उसके बाद नाइट में हमने देखा कि जो PIF होता है वो डे जीन का नेगेटिव रेगुलेटर होता है, डे स्पेसिफिक जीन का नेगेटिव रेगुलेटर होता है। सो दिन के टाइम पे तो PIF डिग्रेड हो जाता है, फोटोमॉर्फोजेनेटिक जीन जो है वो ऑन हो जाते हैं दिन के टाइम पे, क्योंकि PIF वो डिग्रेड कर देता है। कौन, PFR जैसे ही एक्टिव होता है PIF को डिग्रेड कर देगा, PIF डिग्रेड होगा तो फोटोमॉर्फोजेनेटिक जीन ऑन हो जाएंगे। सो PFR इज द नेगेटिव रेगुलेटर होता है PIF का। PFR अगर होगा तो वो PIF को डिग्रेड कर देता है दिन के टाइम पे। ये एक हेलिक्स लूप हेलिक्स होता है एनकोडेड बाय मल्टी जीन फैमिली, PIF की अगर हम बात करें, ठीक है। तो इसमें यही होता है PIF, अगर PIF म्यूटेट हो जाता है, क्योंकि PIF जो है नाइट स्पेसिफिक जीन को कर रहा है, अगर ये म्यूटेट हो गया तो डे स्पेसिफिक जीन जो होंगे वो ही ऑब्जर्व होंगे नाइट में भी। और अगर फाइटोक्रोम म्यूटेट हो गया, PFR अगर म्यूटेट हो गया फाइटोक्रोम, जो कि डे स्पेसिफिक जीन को कराता है, तो यानी कि नाइट स्पेसिफिक जीन जो है वो हमेशा एक्टिव रहेंगे, ओनली नाइट स्पेसिफिक जीन रेस्पॉन्स देंगे। तो ये PFR और PIF के बीच का जो डिफरेंस है वो है, ठीक है। उसके बाद जो फाइटोक्रोम म्यूटेटेड होगा, यस, अगर जो फाइटोक्रोम म्यूटेटेड होगा यानी कि उसके अंदर जो होंगे नाइट स्पेसिफिक जीन होंगे, डार्क ग्रॉन फिनोटाइप उसका होगा, डार्क ग्रॉन फिनोटाइप यानी कि एटियोलेटेड फिनोटाइप देखने को मिलेगा, स्मॉल लाइट ग्रीन लीफ ये सब होगा। PIF म्यूटेट हो जाता है तो उसके अंदर लाइट ग्रॉन फिनोटाइप होगा, डी इटियोलेटेड होगा, डार्क ग्रॉन को इटियोलेटेड फिनोटाइप बोलते हैं, ये डी इटियोलेटेड होगा, स्ट्रॉन्ग एंड थिक स्टेम होता है, लार्ज डार्क ग्रीन लीफ, क्लोरोप्लास्ट जो है वो वेल डेवलप्ड होता है। इसमें जो है कॉब रेगुलेशन से भी इसकी सिग्नलिंग होती है। अब देखो नाइट में PR हमारा फॉर्म इनएक्टिव फॉर्म होता है, दिन में क्या होता है PR कन्वर्ट हो जाता है PFR में। अब नाइट के टाइम पे क्या होता है, हमारा ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है HY4, और ये हमारा SPA1 एक्टिव होता है, कॉप भी एक्टिव होता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है ये इनएक्टिव करके रखता है SPA1 एंड कॉप। सो HY4 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो इनएक्टिव होता है, और फोटोमॉर्फोजेनेटिक जीन का कोई रोल नहीं है। ऐसे ही PFR करता क्या है ना, PFR एक तो PIF का डिग्रेडेशन कर देता है, ऑल्सो ये क्या करता है कॉप को इनएक्टिव कर देगा। जैसे ही कॉप इनएक्टिव होगा PFR दिन के टाइम में, एंड वो साइटोसॉल में चला जाएगा, पॉलीयूबिक्विटिनाइज्ड हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा कॉप। कॉप अगर डिग्रेड हो गया तो SPA1 तो इनएक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, SPA1 भी इनएक्टिव है तो HY4 एक्टिव हो जाएगा, HY4 एक्टिव होते ही फोटोमॉर्फोजेनेटिक जीन का एक्सप्रेशन होने लगेगा। सो PFR एक तो PIF को डिग्रेड करता है जो नाइट स्पेसिफिक जीन का पॉजिटिव रेगुलेटर है, दूसरा ये कॉप को भी डिग्रेड कर देता है, HY4 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो एक्टिव हो जाता है, एंड फोटोमॉर्फोजेनेटिक जीन जो है वो हो जाएंगे। तो कॉप रेगुलेशन से भी इसका एक सिग्नलिंग होता है, एंड दूसरा इसका PIF वाला भी सिग्नलिंग था। ओके, जो कॉप अगर COP1 म्यूटेट हो जाता है, COP1 क्या कर रहा है, COP1 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को रोक के रख रहा है ताकि नाइट वाले जीन एक्सप्रेस हो। अगर COP1 म्यूटेट हो गया तो हमेशा डे वाले जीन एक्सप्रेस होंगे, और जिसकी वजह से हमारा जो है डी एटियोलेटेड फिनोटाइप होगा, डार्क ग्रॉन फिनोटाइप होगा नाइट में भी।
कॉप जो होता है ये नेगेटिव रेगुलेटर की तरह भी काम करता है। सीओ जो कॉन्स्टेंस जीन होता है, मास्टर रेगुलेटर ऑफ फ्लोरल मेरिस्टेम जीन। सो कॉप इसका नेगेटिव रेगुलेटर भी होता है सीओ का। जैसे ये हमारा लीफ है, ये तो हमें पता है सेपल फर्स्ट हॉल होता है, सेपल पैटल, देन एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। थर्ड हॉल होता है मेल एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ये जो होता है हमारे पास लीफ है, कॉप जो है ये पॉजिटिव रेगुलेटर होता है। प्रॉपर डे लेंथ है इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, यानी कि हमारे पास अभी लाइट नहीं है तो कॉप एक्टिव होता है नाइट के टाइम पे, ये सीओ को इनहिबिट कर देता है। अगर जब लाइट होती है, प्रॉपर डे लेंथ है, लाइट है हमारे पास, अगर लाइट है उस केस में हमारा कॉप एक्टिव नहीं है, डिग्रेड हो गया है, पीएफआर ने डिग्रेड कर दिया तो सीओ एक्टिव होगा। सीओ पॉजिटिव रेगुलेटर होता है एफटी जीन का। ये जो है फ्लोएम मोबाइल सिग्नल इट एंटर इन, ये वास्कुलर बंडल में जाएगा, वास्कुलर बंडल में एंटर करेगा ये एफटी जीन। एफटी जीन आया, एफटी एफडी कॉम्प्लेक्स बनेगा एंड ये एसओसी जीन को पॉजिटिव रेगुलेट कर देता है। एसओसी जीन जो कि लीफी जीन को पॉजिटिव रेगुलेट करते हैं एंड प्लस लीफी जीन पॉजिटिवली रेगुलेट होते हैं, AP1 जीन एंड AP1 जीन बनने लगता है, और प्लस एक FLC जीन होता है जो कि एसओसी जीन का नेगेटिव रेगुलेटर होता है। AP1 और जो लीफी जीन होते हैं ना, ये फ्लोरल हॉल डेवलपमेंट कराते हैं। सो एसओसी जीन फ्लोरल हॉल डेवलपमेंट कराएगा एंड फाइनली जो सैम है वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा इनटू फ्लोरल बर्ड। ओके, अगर कॉप, एसपीए या डेट इन सब में अगर म्यूटेशन हो गई तो डे ही होगा ना। लाइट ग्रॉन फिनोलाइट। FLC जो होता है ये लो टेम्परेचर स्ट्रेस से भी इनएक्टिवेट हो जाता है बाय लो टेम्परेचर स्ट्रेस। इफ़ वी गिव चिलिंग टू प्लांट, अगर हम प्लांट को चिल देने लगे, मतलब ठंडी देने लगे, तो FLC इनएक्टिव हो जाता है लो टेम्परेचर से, और FLC इनएक्टिव होती है SOC एक्टिव हो जाएगा, यानी कि फ्लोरल डेवलपमेंट वर्नलाइजेशन हो जाएगा। SOC फ्लोरल डेवलपमेंट कराता है। सो FLC भी मास्टर स्विच होता है। FLC एंड ये फाइटोग्राम रिस्पॉन्स रिप्रेजेंट दो मेन फीचर होते हैं इसके अंदर। फाइटोग्राम रिस्पॉन्स में एक होता है लैग टाइम रिवर्सिबल और एक होता है एस्केप टाइम, अ पॉइंट जहाँ पे रिवर्सिबिलिटी पॉसिबल नहीं होती है। लैग टाइम जो रिवर्सिबल होता है एंड एक होता है एस्केप टाइम जहाँ पे रिवर्सिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। जो फाइटोग्राम रिस्पॉन्स होता है रिप्रेजेंट, इसमें दो मेन फीचर होते हैं। लैग टाइम, जैसे ये प्लांट है, ठीक है, इसका ये कमिटमेंट फेज़ हो गया जो कि रिवर्सिबल होता है, लैग फेज़। उसके बाद एक फेज़ आता है डिटरमाइंड और रिवर्सिबिलिटी जिसमें पॉसिबल नहीं होती है। उसके बाद इसका बर्ड जो है वो ग्रो करने लग जाता है एंड ये प्लांट, ये जो पूरा हम देखते हैं ये एस्केप टाइम होता है जहाँ पे हम रिस्पॉन्स ऑब्जर्व करते हैं, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। अगर आप टाइप ऑफ फाइटोग्राम देखो तो इसमें मल्टीजीन फैमिली, ये एनकॉर्ड हुआ है मल्टीजीन फैमिली से। इसके पास 5 मेंबर होते हैं, फाइटोग्राम ए से फाइटोग्राम ई तक होते हैं। फाइटोग्राम अगर हम ए की बात करें, टाइप 1, ये रैपिडली डिग्रेडेड हो जाता है, रैपिडली डिग्रेडेड एज PFR एंड कंट्रोल करता है प्लांट रिस्पॉन्स को। फाइटोग्राम ए जैसे वेरी लो फ्लोरेसेंस रिस्पॉन्स या HIR हाई इंटेंसिटी रेडिएशन, ये कंट्रोल करता है प्लांट रिस्पॉन्स। एक्टिव इन फार रेड लाइट कंडीशन में ये एक्टिव फॉर्म होता है एंड म्यूटेंट, अगर फाइटोग्राम ए का म्यूटेंट होगा तो सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगी, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड लाइट में भी जर्मिनेट नहीं हो पाएगी। तो ये फार रेड लाइट कंडीशन में एक्टिव हो जाता है। फॉर्म फार रेड लाइट, एक्टिव इन फार रेड लाइट फॉर्म, PFR जो होता है वो इसकी एक्टिव फॉर्म होती है, रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होता है। वेरी लो फ्लोरेसेंस रिस्पॉन्स एंड हाई इंटेंसिटी रेडिएशन इन सब में इन्वॉल्व होता है। और जो टाइप 2 होते हैं फाइटोग्राम B, C एंड E जितने भी होते हैं, ये मोस्टली लाइट स्टेबल प्लांट होते हैं एंड फंक्शन करते हैं प्राइमरीली इन द रेगुलेशन ऑफ लो फ्लोरेसेंस रेट और रिस्पॉन्स में, ये इनका फंक्शन होता है।
लो फ्लोरेसेंस रेट या रिस्पॉन्स में फंक्शन होता है, एंड ऑफ शेड अवॉइडेंस, चेंज इन रेड टू फार रेड रेशियो, इन सब में भी इन्वॉल्व होते हैं शेड अवॉइडेंस में। फाइटोक्रोम बी जो होता है वो एक्टिव होता है इन द प्रेजेंस ऑफ रेड लाइट, और ये एक्टिव होता है इन द प्रेजेंस ऑफ फार रेड लाइट। ए बी एक्टिव होता है इन द प्रेजेंस ऑफ रेड लाइट, एंड इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है रेड लाइट मीडिएटेड सीड जर्मिनेशन, डिटियोलेशन, शेड अवॉइडेंस, लीफ मूवमेंट एंड कंट्रोल ऑफ फ्लावरिंग, और इन सब में ये इन्वॉल्व होते हैं फाइटोक्रोम बी। और ए जो होता है फार रेड लाइट में एक्टिव होता है, ये अगर नहीं होगा तो जर्मिनेट नहीं होगा इसे, ठीक है, एंड फाइटोक्रोम बी इन सब में इन्वॉल्व होता है। सो ये था हमारा फाइटोक्रोम, जो पहला हमने पिगमेंट देखा। दूसरा रिसेप्टर पहला हमने देखा, दूसरा हम देखते हैं ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर, जो हम देखते हैं दूसरा। उसके बाद हमारा आ जाता है फोटोट्रोपिन। ओके, ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर में साइटोक्रोम था, फोटोट्रोपिन था। ओके, सो ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर देखते हैं। जैसे इस तरीके का हमें रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, जैसे ये वेवलेंथ है, ये हमारा जो है क्रिप्टो होता है, देन ये फोटोट्रोपिन, क्रिप्टोक्रोम हो गया, देन फोटोट्रोपिन हो गया, देन जियाजेंथिन। तो ये वेवलेंथ होती है। 3 फिंगर रिस्पॉन्स देते हैं ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर। 3 फिंगर पैटर्न हमें देखने को मिलता है, क्रिप्टोक्रोम, फोटोट्रोपिन एंड जियाजेंथिन। फाइटोक्रोम तो रेड लाइट फोटो रिसेप्टर का। साइटोक्रोम जो होता है ये ब्लू लाइट मीडिएटेड फोटो रिसेप्टर होता है। वेरियस फोटो रिस्पॉन्स ये रेगुलेट करता है, जैसे सप्रेशन ऑफ हाइपोकोटाइल एलोंगेशन, प्रोमोट कोटिलिडन एक्सपेंशन, इनिबिशन ऑफ पेटियोल एलोंगेशन इनिबिशन एंड हाइपोकोटाइल एलोंगेशन सप्रेशन, एंड एंथ्रोसाइनिन एक्यूमुलेशन इन फ्लावर एंड फ्रूट, एंड ऑल्सो रेगुलेट बायोलॉजिकल क्लॉक भी रेगुलेट करता है। इतने सारे काम है इसके, ठीक है। सो प्रोमोट हाइपोकोटाइल एलोंगेशन, कॉटिलिडन एक्सपेंशन, पेटियोल एलोंगेशन इनहिबिट करना, एंथोसाइनिन एक्यूमुलेशन, और जो ज़्यूट लूप और जेटियल होता है ये मेनली रेगुलेट करता है बायोलॉजिकल क्लॉक प्रोटीन, ये भी रेगुलेट करता है। जेटियल जो होता है ये HY4 जीन से डिस्कवर्ड हुआ है, म्यूटेंट इन जेटियल। HY4 जीन जो होता है प्रोडक्ट, ये डायरेक्टली हाइपोकोटाइल एलोंगेशन इनहिबिशन में इन्वॉल्व होता है, हाइपोकोटाइल एलोंगेशन इनहिबिशन और हाइपोकोटाइल शॉर्टनिंग में ये इन्वॉल्व होता है HY4 जीन। इसको हम क्राई जीन भी बोलते हैं। 75 किलो डाल्टन का प्रोटीन एनकोड करता है, हैव सीक्वेंस होमोलॉजी विद बैक्टीरियल डीएनए फोटोलाइज जैसा होता है, बट इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म, क्योंकि डीएनए फोटोलाइज में एफएडी डोमेन होता है दैट एब्जॉर्ब लाइट एंड रिमूव थायमिडीन डाइमर। हाँ, ये तो पता है डीएनए फोटोलाइज के बारे में। एंड ये 75 किलो डाल्टन का प्रोटीन होता है, हैविंग सीक्वेंस होमोलॉजी विद बैक्टीरिया डीएनए फोटोलाइज, बट इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। सो ये HY4 जीन प्रोडक्ट होता है, ठीक है, इसका काम ये होता है। उसके बाद हमने देखा कि जैसे फाइटोक्रोम के हमने टाइप देखे ABCDE, ऐसे ही क्रिप्टोक्रोम के जो आइडेंटिफाइड होते हैं, 3 टाइप के क्रिप्टोक्रोम हुए हैं, 1, 2 एंड 3। जो 1 होता है ये ज़्यादा स्टेबल होता है अंडर ब्लू लाइट कंडीशन, एंड इट इन्वॉल्व इन फॉल्ट बायोकेमिकल चेंजेस, मैकेनिज्म रिस्पॉन्स, मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन, एंथोसाइनिन एक्यूमुलेशन, इनहिबिशन ऑफ हाइपोकोटाइल एलोंगेशन, इन सब में ये इन्वॉल्व होता है। क्रिप्टोक्रोम 2 जो होता है ये डिग्रेड हो जाता है ब्लू लाइट कंडीशन में, एंड स्लो केमिकल चेंजेस जैसे फ्लावरिंग इन सब में इन्वॉल्व होता है। ये ब्लू लाइट में डिग्रेड हो जाता है, ये स्टेबल है ब्लू लाइट में। एंड क्रिप्टोक्रोम 3 जो होता है ये तो लीस्ट कैरेक्टराइज्ड है। क्रिप्टोक्रोम जो होते हैं इनके पास लाइट एब्जॉर्बिंग एफिडी डोमेन होता है जो ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करता है। जब वो ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करता है तो उसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंज आते हैं एंड रेगुलेट वेरियस फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। इसमें देखो यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे क्रिप्टोक्रोम है एंड ये CCT है, इसके पास ये एफिडी ओवर एक्सप्रेस, ठीक है। CCT जो है यहाँ पे क्रिप्टोक्रोम नहीं है। ये क्राइजीन जो है, क्राइजीन है ना, ये नहीं है यहाँ पे, ये नाइट का टाइम है और ये एफिडी डोमेन होते हैं, तो इसमें कोई फोटो रेस्पॉन्स नहीं होता क्योंकि SP1 और COP HY4 को इनएक्टिव रखते हैं नाइट के टाइम पे। जब ब्लू लाइट पड़ती है
रेड लाइट में भी पीएफआर जब आता है वो इसी को डिग्रेड करता है कॉप को। ब्लू लाइट में क्या होता है ना, ये जो सीसीटी होता है और एफएडी, ये सीसीटी फॉस्फोराइलेट कर लेता है खुद को, एक्टिव एंड फॉस्फोराइलेट इटसेल्फ। ये जो सीसीटी होता है ये एक्टिवेट होता है एंड खुद को ही फॉस्फोराइलेट कर देता है एंड ये कॉम्प्लेक्स बनाता है फिर किसके साथ, कॉप और एसपीए के साथ, जो कि इनएक्टिव हो जाते हैं एंड फिर हमारा फोटो रिस्पॉन्स आता है। ओके, सो ब्लू लाइट में ये ऐसे होता है, सीसीटी जो है वो खुद ही फॉस्फोराइलेट हो जाता है। यहाँ पे CR वाई नहीं है, नेगेटिव है इस केस में, और उस केस में जब लाइट होती है तो एक्टिव हो जाता है ये एंड ये फॉस्फोराइलेट कर लेता है खुद को ही इस केस में, ठीक है। ओके, सो ये कंडीशन याद रखनी है। सीसीटी जो है वो ओवर एक्सप्रेस अगर हो जाता है कंटिन्यूसली, फोटो रिस्पॉन्स एक्टिव होगा इधर डे और लाइट, फोटो रिस्पॉन्स कंटिन्यूसली एक्टिव होगा। अगर सीसीटी जो है वो ओवर एक्सप्रेस हो जाता है कंटिन्यूसली, सीसीटी जो होता है सी टर्मिनल डोमेन एंड होता है क्रिप्टोक्रोम का, दैट इज मास्टर रेगुलेटर ऑफ क्रिप्टोक्रोम रिस्पॉन्स। सीसीटी मास्टर रेगुलेटर होता है क्रिप्टोक्रोम रिस्पॉन्स का, ठीक है। और ये CR नेगेटिव और ये एफएडी डोमेन इसमें होता है। सो ये पूरा क्रिप्टोक्रोम का ही स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें ये कैसे कैसे ये काम कर रहे हैं, ब्लू लाइट जब आती है तो ये सीसीटी फॉस्फोराइलेट हो जाता है, एक्टिव एंड फॉस्फोराइलेट इटसेल्फ, कॉम्प्लेक्स बनाएगा कॉप और एसपीए के साथ, और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फोटो रिस्पॉन्स शो करेगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारा ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर फोटोट्रॉपिन। ये डिस्कवर हुआ है फ्रॉम एनपीएच जीन म्यूटेंट अरेबिडोप्सिस में। एनपीएच जीन जो है उसके म्यूटेंट से डिस्कवर हुआ है, जिसमें कोई फोटोट्रॉपिज्म नहीं होता है बट हाइपोकोटाइल एलोंगेशन इनहिबिशन होता है। हाइपोकोटाइल एलोंगेशन इनहिबिशन होता है। देखो, जब हम एनपीएच जीन की बात करते हैं तो ये फोटोट्रॉपिज्म को डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है एनपीएच जीन, बट ये हाइपोकोटाइल एलोंगेशन इनहिबिशन में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ये क्रिप्टोक्रोम से कंट्रोल होता है। एनपीएच जीन फोटोट्रॉपिज्म कराता है बट नॉट इन्वॉल्व इन हाइपोकोटाइल एलोंगेशन। हाइपोकोटाइल एलोंगेशन नॉर्मल रहता है इसमें। एनपीएच और जो HY4 जीन है ये कॉम्प्लीमेंटेशन शो करते हैं। सपोज वी हैव, हमारे पास दो प्लांट है, एक में क्रिप्टोक्रोम म्यूटेटेड है एंड एक में वन इज नॉर्मल बट उसमें फोटोट्रॉपिज्म नहीं है, यानी कि एनपीएच म्यूटेटेड है, तो नॉर्मल कैरेक्टर होगा क्योंकि वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, कॉम्प्लीमेंटेशन होता है। एनपीएच फोटोट्रॉपिज्म कराता है, और जो क्रिप्टोक्रोम जो हमारा HY4 होता है वो हाइपोकोटाइल एलोंगेशन इनहिबिशन कराता है। एनपीएच जीन को अब हम फॉर्ट भी बोलते हैं, PHOT जीन। अरेबिडोप्सिस में दो टाइप के फॉर्ट जीन होते हैं, आइडेंटिफाइड हुए हैं। फोटोट्रॉपिन जो होता है लोकेटेड ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ER गोल्जी बॉडी एंड इट्स लाइट एब्जॉर्बिंग डोमेन जो होता है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड में होता है। लाइट एब्जॉर्बिंग डोमेन लोकेटेड ऑन एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट, और रेस्पॉन्स रेगुलेटर डोमेन जो होता है वो लव डोमेन, वो अंदर होता है साइटोसॉल की तरफ, रेस्पॉन्स रेगुलेटर डोमेन। और लाइट एब्जॉर्बिंग डोमेन एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, बाहर की साइड होता है। जैसे ये हमारा यहाँ पे लाइट एब्जॉर्बिंग डोमेन है यहाँ पे, और अंदर ये दो लव डोमेन होते हैं, इनके साथ FMN अटैच्ड होते हैं। दिस इज द रेस्पॉन्स रेगुलेटर डोमेन। फोटोट्रॉपिन हम पढ़ रहे हैं, लव मतलब लाइट, ऑक्सीजन एंड वोल्टेज। ये एक सेंसर डोमेन होता है, लाइट, ऑक्सीजन एंड वोल्टेज सेंस करता है। फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड FMN से ये अटैच रहता है यहाँ पे। सो प्लांट जो है आर द बेस्ट इंडिकेशन ऑफ डायरेक्शन। कैनोपी जो होती है वो टुवर्ड द ईस्ट टिल्टेड रहती है, इसलिए सैम जो साइट ऑफ ऑक्सीजन बायोसिंथेसिस होता है मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रॉपिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन। फोटोट्रॉपिन जो होता है ये रेगुलेट करता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रॉपिज्म इन प्लांट। फोटोट्रॉपिन ही ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट रेगुलेट करता है। ये क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट भी रेगुलेट करता है एक्टिन फिलामेंट एंड मायोसिन को यूज़ करके एज अ मोटर प्रोटीन विच इज़ एसेंशियल फॉर एक्यूमुलेशन एंड अवॉइडेंस रिस्पॉन्स ऑफ सनलाइट इन प्लांट।
ओके, ये हाँ, एक्यूमुलेशन ऑफ अवॉइडेंस रिस्पॉन्स के लिए ज़रूरी भी होता है। क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट कराता है। अगर पीएच और टी म्यूटेट हो गया, यानी कि एनपीएच अगर म्यूटेट हो गया, तो चुप फेनोटाइप जो है वो ऑब्जर्व होगा। अगर पीएच और डी, तो CHUP फेनोटाइप ऑब्जर्व होगा प्लांट में, यानी कि क्लोरोप्लास्ट की अनयूजुअल पोजीशनिंग हो जाएंगी अगर एनपीएच म्यूटेट हो गया, क्योंकि ये एनपीएच क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट की पोजीशनिंग भी मेंटेन करता है। जैसे कि हमारे एक्टिन फिलामेंट हो गए, एंड ये हमारा जो है मायोसिन हो गया, एंड ये क्लोरोप्लास्ट को ले रहा है। ये एक्टिन फिलामेंट है, बीच में नेगेटिव है, और ये मायोसिन है जो मोटर प्रोटीन होता है। एटीपी इज़ यूज्ड बायोकेमिकल से काइनेटिक एनर्जी में। जब हाई लाइट इंटेंसिटी होती है, दो बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो सारे क्लोरोप्लास्ट जो है वो सेंटर में चले जाते हैं ताकि सनलाइट रिफ्लेक्शन हाई हो जाए एंड चांसेस ऑफ हीट स्ट्रेस कम हो जाए। इसको हम अवॉइडेंस रिस्पॉन्स बोलते हैं। लो लाइट कंडीशन में क्लोरोप्लास्ट जो है वो सारे डायरेक्शन में चले जाते हैं ताकि कोल्ड स्ट्रेस से अवॉइड कर सके, इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसको हम एक्यूमुलेशन रिस्पॉन्स बोलते हैं। पूरा मैकेनिज्म फोटोट्रोपिन जो है वो कंट्रोल करता है। अगर फोटोट्रोपिन म्यूटेट हो जाता है तो क्लोरोप्लास्ट पोजिशनिंग जो है वो अलग हो जाएगी, डिफर हो जाएगी, एंड फिनोटाइप उसको हम CHUP फिनोटाइप बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट अनयूजुअल पोजिशनिंग। ये जो PHOD होता है ना, ये भी दो टाइप का होता है, यानी कि NPH। हमने एक्सपेरिमेंट 1 किया जिसमें हमने PHOD 1 को म्यूटेट किया, जिसका फिनोटाइप हमें मिला नॉर्मल। अवॉइडेंस रिस्पॉन्स नॉर्मल आया, बट एक्यूमुलेशन रिस्पॉन्स पुअर आया। सो PHOD 1 अगर म्यूटेट करते हैं तो अवॉइडेंस रिस्पॉन्स तो नॉर्मल है, बट एक्यूमुलेशन रिस्पॉन्स पुअर आया। एक्सपेरिमेंट 2 में जब हमने PHOD 2 को म्यूटेट किया तो उसमें हमने देखा कि अवॉइडेंस रिस्पॉन्स नहीं है, और पुअर एक्यूमुलेशन रिस्पॉन्स है, और रूडिमेंट्री एक्यूमुलेशन रिस्पॉन्स है। सो FOD2 जो है वो दोनों में इन्वॉल्व है, अवॉइडेंस में भी एंड एक्यूमुलेशन में भी। एक्सपेरिमेंट 3 अगर दोनों म्यूटेट हुए तो अवॉइडेंस का लैक तो है, एक्यूमुलेशन भी नहीं है अगर दोनों म्यूटेट हुए। तो FOD1 जो है वो अवॉइडेंस में इन्वॉल्व नहीं है, एक्यूमुलेशन में इन्वॉल्व है। FOD2 डायरेक्टली इन्वॉल्व है अवॉइडेंस में। FOD2 डायरेक्टली इन्वॉल्व है अवॉइडेंस में, और ये अवॉइडेंस में इन्वॉल्व नहीं है, बट इन्वॉल्व इन एक्यूमुलेशन। FOD1 एंड FOD2 दोनों एक्यूमुलेशन में इन्वॉल्व है, और FOD1 अवॉइडेंस में इन्वॉल्व नहीं है, FOD2 अवॉइडेंस में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। अब देखो, ये फोटोट्रोपिन जो है स्टोमेटल ओपनिंग भी कराता है बाय द एक्टिवेशन ऑफ ब्लस प्रोटीन विच इज़ ब्लू लाइट सिग्नलिंग प्रोटीन। इससे भी हमारे जो स्टोमेटल ओपनिंग है वो रेगुलेट हो जाती है। जैसे ये ब्लू लाइट आई यहाँ पे, ये लव डोमेन है, FMN है। फोर्ड प्रोटीन जो है वो एक्टिव हुआ, ये पॉजिटिव रेगुलेटर की तरह काम करता है ऑफ ब्लस प्रोटीन, ब्लू लाइट सिग्नलिंग प्रोटीन का। इसका फॉस्फोराइलेशन होगा, ये एक्टिव करता है PP2C को। ये हमारी गार्ड सेल है स्टोमेटा की, ठीक है, गार्ड सेल होती है। PP2C हुआ, देन PP2C एक्टिवेट करता है सीरीन फ्योनिन काइनेज। जैसे ही एक्टिवेट होता है ATP को यूज़ करता है, हाइड्रोलाइज करता है, एंड यहाँ पे जो V टाइप का पंप होता है इनएक्टिव, यहाँ पे इसको फॉस्फोराइलेट कर देता है। एक इनहिबिटरी प्रोटीन जो होता है इससे लगा हुआ होता है, इसको फॉस्फोराइलेट कर देता है ये, एंड पंप जो है वो एक्टिव हो जाता है। और जैसे ये V टाइप का पंप जो है यहाँ पे ये एक्टिव होगा, तो जो प्रोटॉन है वो बाहर एपोप्लास्टिक स्पेस में जाना स्टार्ट कर देंगे साइटोप्लाज्म से। तो साइटोप्लाज्म में H पॉजिटिव कंसनट्रेशन कम हो जाएगी, और यहाँ पे देखो साइटोप्लाज्म में जैसे ही H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन लो हुई, बाहर जो है हाई हो जाती है। तो यहाँ पे जो है एक तो ये H पॉजिटिव हाई टू लो, फिर ये ट्रांसफ़र होगा हाई टू लो। इसके साथ साथ यहाँ से जो है पोटेशियम जो है वो अंदर आएगा। सो पोटेशियम जो है वो अंदर आता है, अगेंस्ट द कंसनट्रेशन आता है पोटेशियम। ऐसे ही प्रोटॉन के साथ साथ क्लोराइड भी अंदर आते हैं। सो पोटेशियम और क्लोराइड अंदर ज़्यादा हो जाते हैं, हाई हो जाता है, यानी कि सॉल्यूट ज़्यादा हो गया एंड सॉल्वेंट कम हो गया। तो वाटर पोटेंशियल अगर हम यहाँ पे देखें तो वो कम हो गया, तो वाटर जो है बाहर से अंदर आता है, फिर ये टर्जिड हो जाते हैं, स्टोमेटा की ओपनिंग हो जाती है आकर, ट्रांसक्रिप्शन आकर, वाटर मूवमेंट से वाटर बाहर जाएगा, उसके बाद शेल श्रिंक हो जाएगी, फिर वापस से यही चीज़ होती है, टर्जिड होता है, फुली टर्जिड, तो स्टोमेटल ओपनिंग हो जाती है। एब्सिसिक एसिड एंटी ट्रांसपेरेंट हार्मोन होता है, ये सीरीन फ्योनिन काइनेज को ब्लॉक कर देता है, इनएक्टिव कर देता है पंप को, स्टोमेटा क्लोज रहते हैं।
ए बी ड्यूरिंग ब्रॉड कंडीशन ये बढ़ जाता है, तभी तो ये स्टोमेटा को बंद कराने में हेल्प करता है। फाइटोक्रोम एंड क्रिप्टोक्रोम साइटोसॉल में होता है एंड जो ये फोटोट्रोपिन होता है यही होता है जो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ब्लस प्रोटीन अगर म्यूटेट हो गया तो फोटोट्रोपिन मीडिएटेड स्टोमेटल ओपनिंग क्लोज हो जाएगी, लेकिन एक क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट कंटिन्यू होगा। ब्लस अगर म्यूटेट हो जाता है तो फोटोट्रोपिन मीडिएटेड स्टोमेटल ओपनिंग, लेकिन क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट तो होगा, एक्यूमुलेशन एंड अवॉइडेंस रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। फाइटोट्रोपिन जो होता है वही मेम्ब्रेन बाउंड होता है फोटोट्रोपिन। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं जियाजेंथीन पे। जियाजेंथीन में क्या होता है, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है, यहाँ पे जेंथोफिल पूल होते हैं थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पे। अगर लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो वायोला जेंथिन जो जेंथोफिल पूल में स्टोर्ड है वो एंथेरोजेंथिन में कन्वर्ट होगा, देन वो जियाजेंथिन में कन्वर्ट होगा एंड स्टोमेटल ओपनिंग फेवर होगी। ये ड्यूरिंग डे टाइम होता है। सो वायोला जेंथिन, एंथेरोजेंथिन एंड जियाजेंथिन स्टोमेटल ओपनिंग हुई। स्टोमेटल ओपनिंग एक जियाजेंथिन के थ्रू होती है एंड एक ब्लस के थ्रू होती है। और नाइट के टाइम पे जियाजेंथिन जो है वो एंथेराजेंथिन में एंड देन एंथेराजेंथिन वायोला जेंथिन का कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है ड्यूरिंग नाइट, और डे के टाइम पे जियाजेंथिन का ज़्यादा होता है। सो कार्बोहाइड्रेट कंसनट्रेशन अगर बढ़ रहा है तो भी जियाजेंथिन का कंसनट्रेशन बढ़ता है। प्रमोट स्टोमेटल ओपनिंग इन ब्लस इंडिपेंडेंट मैनर, एक्ट एज अ पॉजिटिव रेगुलेटर ऑफ सीरीन थ्रियोनिन काइनेज। जियाजेंथिन होता है पॉजिटिव रेगुलेटर ऑफ सीरीन थ्रियोनिन काइनेज। जो ज्यूट लूप जीन होता है ZTL, ये UVA लाइट को एब्जॉर्ब करता है एंड ब्लू लाइट को। इट मेनली रेगुलेट बायोलॉजिकल क्लॉक इन प्लांट एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट प्लांट अगेंस्ट UV लाइट। नियोक्रोम जो होता है ये फाइटोक्रोम एंड फोटोट्रोपिन का कॉन्जुगेट होता है। फाइटोक्रोम एंड फोटोट्रोपिन ये बहुत सारे फोटोमॉर्फोजेनेटिक रेस्पॉन्स रेगुलेट करता है। UVR8 ये 7 फोल्ड बीटा शीट प्रोटीन होता है एंड फंक्शनली इनएक्टिव होता है इन द एब्सेंस ऑफ UVB लाइट। जब UVB लाइट नहीं होती है ये होमोडाइमर बना लेता है UVR8, डाइमर ऑफ आइडेंटिकल 2 सब यूनिट होमोडाइमर बना लेगा जो फंक्शनली इनएक्टिव होगा। बट अगर UVB लाइट प्रेजेंट होगी लाइट, सो ये मोनोमैरिक होता है एंड फंक्शनली एक्टिव होता है। सो UVB लाइट की प्रेजेंस में UVR8 जो होता है ये एक्टिव होता है मोनोमैरिक फॉर्म में, अगर वो नहीं है तो ये इनएक्टिव होता है डाइमेरिक फॉर्म में। हाई टेम्परेचर इंटेंसिटी पे इट इंक्रीज द फ्लेवेनॉइड बायोसिंथेसिस, टर्पेनॉइड बायोसिंथेसिस जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फ्लेवेनॉइड्स बढ़ जाते हैं। तो ये सारा UVR8 होता है, ये एक प्रोटीन होता है। ठीक है, और इट इज़ अ पॉजिटिव रेगुलेटर ऑफ बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोग्राम होते हैं जैसे मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ डेवलपमेंट, सेकेंडरी ग्रोथ, फ्लावरिंग, शूट डेवलपमेंट। इट इज़ ये नेगेटिव रेगुलेटर भी होता है COP एंड SPA1 का, विच इज़ एक्चुअली नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ फोटोमॉर्फोजेनेटिक जीन के। दैट इज़ UVR8 जो होगा ये पॉजिटिव रेगुलेटर होता है फोटोमॉर्फोजेनेटिक जीन का, क्योंकि ये नेगेटिव रेगुलेटर है COP और SPA1 का, तो ये पॉजिटिव रेगुलेटर हुआ किसका, फोटोमॉर्फोजेनेटिक जीन का। तो इतना याद रखना है UVR8 के बारे में। ठीक है, सो ये हमारा था सेंसरी फोटो बायोलॉजी, जिसमें हमने रेड लाइट फोटो रिसेप्टर एंड ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर जो है वो पढ़े हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।